हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर। और अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और आपके सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट, उसके लिए आज हम लोग लेके आए हैं संजीवनी ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट की संजीवनी में क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइनल अकाउंट सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, हर बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और ये चैप्टर सिर्फ क्लास 11 के लिए ही नहीं बल्कि 12th क्लास, इसके अलावा बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या अगर कोई CA CMA कर रहा है तो वहाँ भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। या तो ये डायरेक्ट चैप्टर आते हैं एग्जाम में, वो सभी अलग अलग कोर्सेज में, और नहीं तो इसके बेस पे बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि आपके लिए काम आने वाले हैं। तो अगर 11th क्लास में आप फाइनल अकाउंट को छोड़ रहे हैं तो आपके लिए मुसीबत साबित हो सकता है आगे आपके कोर्सेज में। इसीलिए इस चैप्टर को जरूर कवर करिए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के बारे में। बच्चे हमेशा घबराते रहते हैं कि इतने सारे एडजस्टमेंट हैं, सर कौन कौन सा एडजस्टमेंट करें, है ना। क्योंकि फाइनल अकाउंट बहुत ही लंबा प्रोसेस में बनता है। अप्रॉक्स 3.5 से अप्रॉक्स आपका 2 पेज में जो है चैप्टर बनता है, जिसमें ट्रेडिंग हाफ पेज, PL हाफ पेज में बैलेंस शीट, और बाकी हाफ पेज में आप वर्किंग नोट दिखाते हैं। 2 पेज का सम्स होता है। क्लास 11 के बच्चों के लिए अभी नया अकाउंट सीख रहे हैं तो आपके लिए जरूर ये प्रॉब्लम करता होगा फाइनल अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो कि 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन छपेंगे, इसकी 1000% की गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटी हम लोग अप्रॉक्स 10 एडजस्टमेंट जो है वो के ऊपर बात करेंगे। और वो 10 एडजस्टमेंट जो होंगे उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में जो आएगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। एकदम गारंटी है कि सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होगा आपका वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है फाइनल अकाउंट में, तो 2 जगह जाता है। हम लोग आंसर भी जानेंगे कि कहाँ जाएगा और एडजस्टमेंट भी जानेंगे कहाँ जाएगा, और पक्का यही वाला एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आएगा, एकदम श्योर है। तो अच्छे से देखिए और एक एक एडजस्टमेंट को ये भी समझिए ये होता क्या है और जाता कहाँ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में कहाँ जाता है आप सभी लोगों को पता होगा। तो फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड। लेकिन यहाँ पे एक और क्लोजिंग स्टॉक में दिया रहता है कभी कभी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। कभी कभी देखोगे 2 अमाउंट दिया रहता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोनों अमाउंट में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उस अमाउंट को लेंगे, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग सबसे लोअर अमाउंट को लेते हैं। तो फाइनली आप समझ गए कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, और अगर कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस वाला दिया रहेगा तो कहाँ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी किसी भी एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, ये पक्का आपके एग्जाम में रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या दिया रह सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो सकता है, कोई भी चीज़ के साथ आउटस्टैंडिंग रह सकता है। आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंसेस भी हो सकता है। तो अगर किसी भी एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग हो तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 जगह जाएगा। आपको सभी लोगों को पता है कि सभी एडजस्टमेंट ही अप्रॉक्स 2 जगह जाते हैं, ठीक है। तो पहले आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है तो सैलरी में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर सैलरी बाकी है, अगर आपका सैलरी 10,000 है और उसमें 8,000 ही आपको मिला है, 2,000 बाकी है, तो फिर टोटल सैलरी ही तो दिखाएंगे ना PL के डेबिट में। इसलिए आप याद रखेंगे कि टोटल सैलरी दिखाएंगे, यानी सैलरी कितना मिला और कितना बाकी है, यानी सैलरी के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ आउटस्टैंडिंग हो तो उसमें ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड इसलिए दिखाएंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, और बाकी मतलब आपको देना है, यानी कंपनी को पे करना है। और कंपनी को कोई भी चीज़ पे करना है तो वो कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम लोग जो है वो ये भी समझ सकते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग देगा तो कहाँ जाएगा, तो रेंट में ऐड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग देगा तो कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस में ऐड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। वेजेज आउटस्टैंडिंग देगा तो कहाँ जाएगा, वेजेज में ऐड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। यानी किसी भी आइटम के साथ अगर आउटस्टैंडिंग दिया रहे तो वो जाएगा उसमें ऐड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि कभी कभी आउटस्टैंडिंग का नाम ही चेंज कर देता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए कि आउटस्टैंडिंग तो आया ही नहीं, कुछ और ही नाम दिया हुआ है, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग को कितने तरीके के नामों से जो है वो दर्शाया जा सकता है। तो जिसमें आउटस्टैंडिंग को वो बोल सकता है अनपेड, नॉट पेड, ड्यू, एक्रूड, एरियर, ठीक है। तो चाहे इनकम बाकी हो चाहे खर्चा बाकी हो, ये ड्यू का जो है वो वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ये सब वर्ड अगर यूज किया रहे खर्चा के लिए तो आप याद रखिएगा कहाँ जोड़ेंगे उसको, उस खर्चे में जाके ऐड करेंगे और साथ ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं कि प्री रिसीव्ड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर बात करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर दिया रहे, जिसको एडवांस भी बोलते हैं हम लोग, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस दिया रहे तो याद रखिएगा ये भी 2 जगह जाएगा। जिसके साथ एडवांस दिया उसके साथ लेस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड। जैसे आउटस्टैंडिंग में क्या कर रहे थे, जिसके साथ आउटस्टैंडिंग था उसके साथ ऐड कर रहे थे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, वैसे प्रीपेड के साथ क्या होता है कि जिसके साथ प्रीपेड दिया उसके साथ लेस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड डालेंगे। तो इसके साथ हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक कर लिया।
एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कर लिया और साथ ही साथ प्रीपेड कर लिया। इन 3 में से जो है वो 2 आपके एग्जाम में पक्का छपेंगे, ठीक है। टोटल टॉप 10 जो है वो हम लोग एडजस्टमेंट बताएंगे और 100% गारंटी है ना, कि वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग फॉर द बैड डेप्ट के ऊपर। फॉर द बैड डेप्ट पक्का आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो फॉर द बैड डेप्ट अच्छे से कर लीजिएगा। दोबारा बैड डेप्ट हो गया यानी कोई व्यक्ति जो है वो आपसे उधार में मान लिया और वो पैसा लेके भाग गया, तो आपका पूरा का पूरा नुकसान हो गया। इसको हम लोग फाइनल अकाउंट में कहाँ पे दिखाएंगे? सबसे पहली बात है कि कोई भी नुकसान अगर हो रहा है ऑफिस से रिलेटेड, तो उसको हम लोग पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। तो यानी फॉर द बैड डेप्ट हो गया, यानी पक्की बात है कि पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। और एक आदमी जो पैसा लेके भाग गया वो आपका संडी डेटर ही तो था, यानी जिससे पैसा लेना बाकी था। अब वो 1000 रुपया मान लीजिए 1000 रुपीज़ को लेके भाग गया, यानी वो आपका बैड डेप्ट हो गया। अब संडी डेटर जो 50,000 रुपये का था वो अब 50,000 रहेगा ही नहीं, अब कितना रहेगा? 49,000, क्योंकि 1,000 तो आपका संडी डेटर कम हो गया क्योंकि वो आदमी गायब हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए याद रखिएगा 2 जगह कहाँ जाएगा फॉर द बैड डेप्ट। एक तो नुकसान हो गया तो पीएल के डेबिट में जाएगा, और दूसरा आपका वो डेटर था जो कि गायब हो गया, तो इसीलिए आप अपने संडी डेटर से भी उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो ये पीबीडीडी का ट्रीटमेंट है, याद रखिएगा फॉर द बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं साथ ही साथ पीबीडीडी पे, यानी उसके साथ ही पूछेगा आपका पीबीडीडी। जनरली ये दोनों चीज एक ही एडजस्टमेंट में रहता है। तो आइए नेक्स्ट पीबीडीडी के बारे में बात करते हैं। पीबीडीडी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले संडी डेटर लेंगे। संडी डेटर में जितना ऐड लेस वाला कोई एडजस्टमेंट है सबको ऐड लेस कर लीजिए, यानी पूरे सम्स में अगर बहुत सारे कुछ एडजस्टमेंट है जो संडी डेटर में ऐड करने हैं या लेस करने हैं, उसको करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे आप पीबीडीडी। जैसे अभी हमने बताया कि 50,000 का डेटर था, उसमें 1000 रुपया फॉर द बैड डेप्ट हो गया, तो बचा कितना? 49,000। अब 49,000 का अगर 10% पीबीडीडी दिया है तो कितना हो जाएगा? 4,900। 4,900 माइनस करिए, बाकी जो बैलेंस बचा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देंगे। तो पीबीडीडी कहाँ जाता है? पीबीडीडी जाएगा एक पीएल के डेबिट में, क्योंकि एक तरह का प्रोविजन होता है, और साथ ही साथ ये संडी डेटर से लेस हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, पीबीडीडी रहेगा तो कहाँ जाएगा? एक जाएगा पीएल के डेबिट में, क्योंकि एक तरह का प्रोविजन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये संडी डेटर से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने पीबीडीडी भी सीख लिया और फॉर द बैड डेप्ट भी सीख लिया। इसके साथ कभी कभी बहुत रेयर, ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में, इसके आने के चांसेस 10% है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। पीबीडीडी आने के चांसेस आपके एग्जाम में 90% है और पीडीडी आने के 10% है। जो फैक्ट है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे ताकि आपके और हमारे बीच के ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पीडीडी। पीडीडी क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी पीडीडी। ये क्या होगा? पीबीडीडी के जस्ट बाद इसको चार्ज करते हैं, यानी पीबीडीडी आपने चार्ज कर दिया, 4,900 माइनस किया, जो अमाउंट बचा उस जो बचे हुए अमाउंट है उसके ऊपर आप चार्ज करेंगे क्या? पीडीडी। अगर सम में पीबीडीडी नहीं दिया है तो डायरेक्ट फॉर द बैड डेप्ट घटाने के बाद आप चार्ज कर सकते हैं पीडीडी। कहाँ जाएगा सर? जहाँ जहाँ पीबीडीडी जाता है वहीं वहीं पीडीडी भी जाता है। तो पीबीडीडी कहाँ जाता था? पीएल के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो उसी तरह जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड डेटर से लेस होता था, उसी तरह पीडीडी भी पीएल के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड संडी डेटर से क्या होगा? लेस होगा। लेकिन याद रखिएगा पहले पीबीडीडी करेंगे उसके बाद पीडीडी करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उसके बाद आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्रेडिट सेल हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड क्रेडिट परचेज हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। या तो आपके एग्जाम में दिया रहेगा कि क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं हुआ, उसका एंट्री करिए, या दिया रहेगा क्रेडिट परचेज का एंट्री नहीं हुआ, आप उसको एंट्री करिए। तो अगर क्रेडिट सेल दिया रहेगा तो वो 2 जगह कहाँ जाएगा? बहुत ही फटाफट और बहुत ही आसान सा एंट्री है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट सेल का अगर एंट्री नहीं हुआ है तो सेल में ऐड करो और संडी डेटर में ऐड करो। फिर से सुनिए, क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सेल में ऐड करेंगे। मान लीजिए कि आप 10 लाख का सेल किए हैं और 1 लाख का और सेल किए जिसका आपने एंट्री नहीं किया, तो भैया उसी में ऐड करेंगे ना, तभी तो 11 लाख हो जाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं हुआ है तो सेल में ऐड करो। और साथ ही साथ जैसे ही आप उधार में माल बेचते हैं आपका संडी डेटर बढ़ जाता है, क्योंकि संडी डेटर का मतलब वो सारे लोग जिनको हम लोगों ने क्या बेचा है? उधार में माल बेचा है। तो क्रेडिट सेल का एंट्री कहाँ जाएगा? सेल में ऐड, और साथ ही साथ किस में ऐड होगा? डेटर में ऐड होगा, यानी संडी डेटर में ऐड कर देंगे। लेकिन वहीं कभी उल्टा करके पूछ देगा कि क्रेडिट परचेज हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी क्रेडिट परचेज का एंट्री नहीं हुआ है, तो आप कहाँ करेंगे? तो क्रेडिट परचेज का अगर एंट्री नहीं हुआ है तो आप उसको करेंगे परचेज में ऐड और संडी क्रेडिटर में ऐड, क्योंकि सेल का रिलेशन होता है डेटर के साथ और परचेज का रिलेशन होता है क्रेडिटर के साथ। तो क्रेडिट सेल का एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट परचेज का एंट्री कहाँ करेंगे? परचेज में ऐड और संडी क्रेडिटर में ऐड। और क्रेडिट सेल का एंट्री कहाँ करेंगे?
सेल में ऐड और संडे डेटर में ऐड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी तक क्लोजिंग स्टॉक सीख गए हैं, जो कि ट्रेडिंग के क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। क्रेडिट सेल का एंट्री सीख गए, सेल में ऐड, डेटर में ऐड, क्रेडिट परचेज का एंट्री सीख गए, परचेज में ऐड, क्रेडिटर में ऐड। साथ ही साथ हम लोगों ने फर्दर बैडेप सीखा, जो कि पीएल के डेबिट में और संडे डेटर से लिस्ट। साथ में हमें पीडीडीडी सीखा या पीबीडीडी सीखा, दोनों ही पीएल के डेबिट में और संडे डेटर से लिस्ट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग भी सीखा, जो कि उसमें ऐड होगा जिस खर्चे के साथ आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और हमने प्रीपेड भी सीख लिया, जो कि प्रीपेड आपके जो है वो उस खर्चे के साथ क्या होगा, लेस होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुड्स लॉस बाय फायर। आग से सामान जल गया, तो अगर आग से सामान जल गया तो वो जो है वो कहाँ जाएगा। तो आइए, बहुत बार आप देखे होंगे, ठीक है, कि आग से सामान जल 8000, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया कितने का, 8000 का, और आपका नुकसान कितने का हो गया, 10,000 का हो गया। तो ये 3 जगह कहाँ जाएगा। सबसे पहले 10,000 का सामान जल गया, वो आपका नुकसान है और इसको एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में रखते हैं। फिर से सुनिए, कौन से लॉस में, एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में रखते हैं। किसी डिटेल वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और नॉर्मल लॉस क्या होता है। फिलहाल आप समझिए कि ऐसा लॉस जो कि नॉर्मल नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। जैसे गुड्स लॉस बाई फायर, गुड्स लॉस बाई एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट से हो गया लॉस, या आग से सामान जल गया, ये सबको हम लोग एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में रखते हैं। 10,000 का सामान जला, ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालेंगे 10,000 रुपया। 8,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, तो क्लेम रिसीव बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑफ ₹8,000, ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड, क्योंकि आपको पैसा मिला है और एसेट्स के जलने के लिए आपको पैसा मिला है 8,000 रुपया, तो आपका एसेट्स ही है। तो 10,000 रुपया जो सामान जला वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जो एसेट्स पैसा मिला 8,000 रुपया वो बैलेंस शीट के एसेट साइड, और 10,000 का सामान जला, 8,000 रुपया आपको मिला, तो 2,000 आपका नुकसान हो गया और ये जाएगा डायरेक्ट पीएल के डेबिट साइड। तो ये 3 जगह एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं, अदरवाइज चेंज करेगा तो फिर आप फंस जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कभी कभी एग्जाम में दिया रहे कि गुड्स लॉस बाई फायर 10,000 बट नॉट इंश्योर्ड, यानी आपने उसका इंश्योरेंस ही नहीं करा, इसका मतलब है कि कंपनी का आग से सामान जल गया और कंपनी ने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया, तो इस केस में 3 जगह नहीं जाएगा, ये तो 2 ही जगह जाएगा। क्योंकि आग से सामान जल गया और आपने इंश्योरेंस ही नहीं कराया, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा ही नहीं, यानी पूरा का पूरा 10,000 आपका क्या हो जाएगा, लॉस। तो आप कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, एबनॉर्मल लॉस बोल के गुड्स लॉस बाई फायर 10,000 रुपीज, और पूरा का पूरा सामान आपका नुकसान हो गया, यानी सीधा पीएल के डेबिट में दिखा देंगे 10,000, जो कि आपका पूरा का पूरा लॉस हो गया। इसके साथ एक और चीज पूछा जाता है, जनरली बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि गुड्स लॉस बाई फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फुल्ली, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन बुक्स में दिया रहता है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप जान के रखिए कि आग से सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने फुल्ली क्लेम कर दिया, क्लेम पेड कर दिया, यानी आपने जितना क्लेम किया था पूरा का पूरा पैसा मिल गया। 10,000 का सामान जला और 10,000 रुपये आपको मिल भी गया, तो ये भी अमाउंट जो है वो 2 जगह जाएगा। पहला नंबर जो 10,000 रुपया मिला, 10,000 जो सामान नुकसान हुआ वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, गुड्स लॉस बाई फायर, और पूरा का पूरा पैसा आपको क्लेम मिल गया, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसका कोई डिफरेंट ही नहीं हुआ, इसलिए पीएल के डेबिट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा क्लेम जो है वो आपको मिल गया। तो इस तरीके से गुड्स लॉस बाई फायर को 3 तरीकों से जो है वो किया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि गुड्स लॉस बाई फायर 3 जगह ही जाए। बच्चे रट लेते हैं कि 3 जगह ही जाएगा, अलग अलग केस के ऊपर अलग अलग चीजें डिपेंड करती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, सेटअप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। सेटअप का एंट्री माना जाता है जिसमें लिखा रहेगा कि संडे डेटर इंक्लूडेड 2,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर महेश एंड संडे क्रेडिटर ऑल्सो इंक्लूडेड 3,000 ड्यू टू मिस्टर महेश। इस वर्ड का मतलब हुआ कि मिस्टर महेश नाम का एक आदमी है जिससे हमको पैसा लेना भी है 3,000 रुपया और उनको देना भी है 2,000 रुपया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेटअप का एंट्री बोलते हैं, यानी जब एक ही आदमी से पैसा लेना भी हो और एक ही आदमी को पैसा देना भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटअप। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो संडे डेटर है उससे और संडे क्रेडिटर दोनों से ही हम लोग जो है सबसे कम अमाउंट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेकिन ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक्स कि दोनों में से जो सबसे कम अमाउंट है वो डेटर से भी लेस कर देंगे, क्रेडिटर से भी लेस कर देंगे। लेकिन अगर इसका आप कॉन्सेप्ट समझे तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उनसे मेरे को फीस लेना है, ठीक है, 400 रुपये का, ठीक है, और वो बच्चा जो का अपना दुकान है, एक मान लीजिए टी शर्ट का, हम वहाँ टी शर्ट खरीदने चले गए और वहाँ हमने 600 का टी शर्ट ले लिया, ठीक है। तो मेरे को उनको देना है 600 रुपया और उनसे मेरे को लेना है कितना, 400 रुपया। बस यही तो सेटअप कहलाएगा ना, कि एक ही आदमी से पैसा लेना भी है और एक ही आदमी को पैसा देना भी है। इसमें हम करेंगे क्या, हम बेवकूफ़ की तरह ऐसा थोड़ी करेंगे ये लो 600 ये दो 400, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक काम करते हैं, 400 कट गया और तुम मेरे को 200 रुपया, हम आपको 200 रुपया दे देते हैं। तो ये जो 400 कट गया बोल रहे हैं ना, बस इसी को हिंदी में आप कट गया बोल रहे हैं, और इंग्लिश में अकाउंट्स में क्या बोलते हैं उसको, सेटअप, जो कि संडे डेटर से भी लेस हो जाएगा और संडे क्रेडिटर से भी लेस हो जाएगा। तो ये सेटअप का एंट्री भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
तो आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे बात करते हैं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर और चेक डिसऑनर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर किसको बोलते हैं? जब बिल रिसीवेबल जो आपने इशू किया किसी के लिए, ड्रॉ किया और वो डिसऑनर हो गया, इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? बिल रिसीवेबल से लेस और सन्डी डेटर में ऐड। क्योंकि बिल रिसीवेबल तो अब डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, और वो आपका अब डेटर बन गया, यानी उससे अब आपको पैसा लेना होगा, तो सन्डी डेटर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपको याद रखना होगा कि चेक मतलब बैंक से रिलेटेड होता है, तो बैंक से लेस करेंगे और सन्डी डेटर में ऐड करेंगे। क्योंकि जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाता है, जब चेक मिला होगा तो आपने सन्डी डेटर को घटा दिया होगा, क्योंकि अब तो उससे पैसा मिल गया, लेकिन अभी बाद में पता चला कि चेक तो डिसऑनर हो गया। तो अगर चेक डिसऑनर हो गया तो फिर बैंक से लेस करेंगे और सन्डी डेटर में क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, क्योंकि अब आपसे फिर से पैसा लेना है। ठीक है, तो इस तरह चेक डिसऑनर और बिल रिसीवेबल डिसऑनर भी हो गया हमारा। एक और एंट्री आता है एसेट परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एसेट्स खरीदे लेकिन एंट्री नहीं हुआ, बस एसेट्स की जगह कुछ और नाम यूज कर सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्चर, मोटर कार, ये सब यूज कर सकता है कि मोटर कार खरीदे और एंट्री नहीं हुआ। तो एसेट्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर आप एसेट्स खरीदे हैं तो एंट्री नहीं हुआ, तो ये दो जगह जाएगा। एक तो जो एसेट्स खरीदे हो, जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बोल रहे कि मशीनरी परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो आप क्या करोगे? मशीन में ऐड, और कहाँ दिखाओगे भाई? एक तो मशीन में ऐड कर दिए और एक आप सिंडिकेटर में ऐड करोगे। लेकिन यहाँ भी दो बातें बोलते हैं कि एसेट परचेज ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर ऐसा बोलेगा कि एसेट्स खरीदे हैं और ऑन क्रेडिट में खरीदे हैं और एंट्री नहीं हुआ है, तो एसेट्स में ऐड और सिंडिकेटर में ऐड। लेकिन अगर बोले सिर्फ एसेट परचेज ऑन कैश या कुछ भी नहीं बोले, तो आप ऑन कैश भी मान सकते हैं। तो अगर ऑन कैश बोले या कुछ नहीं बोले तो ऑन कैश मान लीजिए, तो उस समय क्या करेंगे? एसेट्स में ऐड करेंगे, और आपने तो कैश से पेमेंट कर दिया होगा, तो इसलिए कैश से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, तो फिर से सुनिए, अगर बोलेगा एसेट परचेज ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो क्या करेंगे? एसेट्स में ऐड और साथ में सिंडिकेटर में भी ऐड। ठीक है, क्योंकि ऑन क्रेडिट है। लेकिन अगर ऑन कैश में हुआ है, यानी कैश से पेमेंट हुआ है, तो एसेट्स में ऐड और कैश से लेस हो जाएगा या बैंक से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एसेट्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड वाला भी हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, जो कि आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। आज तक वेस्ट बंगाल बोर्ड में कभी ऐसा हुआ नहीं कि डेप्रिसिएशन, पीवीडीडी और क्लोजिंग स्टॉक आपके एग्जाम में आया नहीं। 99.99% केस में आया है। 1% 0.01% केस में शायद ही कहीं भी मिस हुआ होगा, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्स 30 साल का पेपर हम लोग हार चुके हैं। ठीक है, शायद हो सकता है एक आध बार कभी एक्सेप्शनल केस तो हर चीज़ का होता है, तो आ ही सकता होगा। लेकिन 99.99% केस में क्लोजिंग स्टॉक, पीवीडीडी और डेप्रिसिएशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करके जाइएगा। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा सर? कुछ भी नहीं, जितना परसेंट दिया रहेगा, जिस एसेट्स के ऊपर दिया रहेगा उस एसेट्स के ऊपर चार्ज कर दीजिएगा। जो अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन निकल के वो जाएगा पीएल के डेबिट में, और बैलेंस शीट में उस एसेट से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। फिर से सुन लीजिए, पहले परसेंटेज चार्ज करिएगा। अगर मान लीजिए मशीन दिया 1 लाख और उसका 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख ऊपर 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10,000। वो 10,000 दो जगह जाएगा, एक पीएल के डेबिट में क्योंकि एक तरह का लॉस है, और दूसरा मशीन से लेस कर दीजिएगा। यानी मशीन आप एसेट्स में दिखाइएगा, 1 लाख नहीं 90,000। बहुत ही आसान सा होता है डेप्रिसिएशन, एग्जाम में जो आता है फाइनल अकाउंट में, तो आप आराम से कर सकते हैं। मशीन के ऊपर दे सकता है, फर्नीचर फिक्चर के ऊपर दे सकता है, फ्री और प्रॉपर्टी के ऊपर दे सकता है, मोटर कार के ऊपर दे सकता है, या किसी इक्विपमेंट के ऊपर भी दे सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने एसेट का डेप्रिसिएशन भी कर लिया, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा एंट्री जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। 1000% की गारंटी है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग कुछ नोट्स वगैरह भी दे देंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। तो जीत एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आप लाइक करिए। ठीक है, और वहां से आप हमारा नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक